यहाँ ये हो गया था, ठीक है। हमने यहाँ पे टेंशन निकाला था हर एक स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेंशन देखते थे तो वो कितना आया, इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें अगर टेंशन देखा जाए, टेंशन टी हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन। अगर हमने यहाँ वाले पार्ट पे देखा तो हमने देखा था कि यहाँ वाला जो 2 kg था ये 3 kg था। यहाँ पे अगर हम बात करें टेंशन की तो टी डैश मान लो यहाँ पे, तो ये टी डैश किसको खींच रहा है, 2 को भी खींच रहा है, 3 को भी खींच रहा है। ये सवाल पूरा हो गया था अपना कि कुछ बाकी था इसमें? जहाँ तक मुझे ध्यान है थोड़ा बाकी था यार। सर T3 निकलना बाकी था। निकालना बाकी था ना कुछ इसमें? T3 हाँ ना, T3 निकालना बाकी था। ओके, यहाँ T1, यहाँ T3। अगर हमसे पूछा जाएगा T1 तो T1 किसको पुल करेगा 2 kg को, तो T1 हो जाएगा 20 न्यूटन। अब यहाँ पे हम देखिए अगर ना तो यहाँ पे आएगा T2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ T2 पुल करेगा 2 kg और 3 kg को, तो T2 इक्वल्स टू 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10 है ना 50 न्यूटन। यहाँ पे कितना टेंशन होगा, ये वाले पार्ट पे टेंशन हो जाएगा 20, ठीक है। T2 हो जाएगा 50 न्यूटन। अच्छा, अगर हमसे अब यहाँ पूछा जाएगा कितना टेंशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है T3 किसको पुल करेगा, T3 पुल करेगा 2 + 3 + 5 को, 8 8 + 2 हो जाएगा 10 100, ठीक है। तो आपको T1 मिल गया, T2 मिल गया और T3 मिल गया। एक चीज समझो यहाँ से यहाँ पे कि सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पर है, यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ पे। अगर तीनों स्ट्रिंग की हमने अगर थिकनेस सेम ली ना तो सबसे पहले स्ट्रिंग टूटने की चांस कहाँ पे होगी, यहाँ। यहाँ पे स्ट्रिंग टूटने की चांस सबसे कम होगी। और ये पता है बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका इंजीनियरिंग में एक अच्छा खासा एप्लीकेशन हो सकता है। जो रेल की बोगीज बनती है, ठीक है, और यहाँ पे इसके हमारे पास क्या इंजन है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये ट्रेन को बनाया जाता है तो किस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास अगर जो स्क्रूज वाले सिस्टम होंगे, ठीक है, यहाँ का स्क्रू जो है ना वो सबसे, या यहाँ की रॉड जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेंशन कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर ये वाली जो रॉड है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों तीनों बोगी को पुल करने की, ठीक है। यहाँ वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली 2 को पुल करने की और यहाँ वाले पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही को पुल करने की। तो इस ये थोड़ा कमजोर भी तो चलेगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया T1 20, T2 50, T3 100। T1 खाली इसको पुल करेगा, T2 दोनों को पुल करेगा और T3 तीनों को पुल करेगा। और यहाँ पे T3 100 है, वही तो हमने यहाँ फोर्स भी लगाया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लगा है वही टेंशन भी है। अब इसी सवाल को अगर मैं तुमको एक अलग तरीके से थोड़ा सा बताऊं, अगर देखो कि मान लो कि मुझसे पूछा जाएगा कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो इसको यहाँ से क्यों तोड़ू, मैं 3 kg को पूरा अलग ही देखूंगा। तो देख लो, ये निकालने के लिए मैंने क्या एफबीडी बनाया था, मैंने 2 को और 3 को साथ में लिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से T2 दिखा दिया था और मैंने बोला था T2 कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। ये तीनों का तीनों एक सिस्टम है, एक सिस्टम, एक ही सिस्टम है ये, बिकॉज सबके सब साथ में मूव करे। मैं किसी 2 को साथ में ले सकता हूँ, मैं किसी 3 को साथ में ले सकता हूँ, मैं किसी एक को भी ले सकता हूँ, ठीक है।
सिस्टम में हम एक सिस्टम में जितनी बॉडीज भी हैं हम उसको एक एक करके भी ले सकते हैं, साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम ही है बिकॉज सब साथ साथ मूव करे ना। अगर मान लो मैंने 3 kg को अलग से ड्रॉ किया तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा 3 kg के ऊपर, इधर T1, ठीक है। तो ये T1 इधर हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग में तो टेंशन बाहर होता है, तो 3 kg पे टेंशन किधर होगा, इधर होगा ना। अगर मैं यहां से देखूं तो यहाँ पे टेंशन T2 है, तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ब्लॉक पे टेंशन कैसा होगा, इधर हो जाएगा ना T2, ठीक है। तो देखो ये 3 kg है, ये T1, ये T2। मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M इंटू ए। इसका एक्सप्रेशन कितना होगा, ए होगा ना, और ए कितना हमारा था 10 था ना। T2 माइनस T1 मैंने निकाल लिया था पहले ही, मेरा T1 आया था 20, तो T2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा 50 T। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यस हमको सर। इसमें, है ना, हमको पता होना चाहिए कि हमको एफबीडी कैसे बनाना है, हमारा सिस्टम क्या है। हम दोनों को साथ में भी ले सकते हैं या हम इसको अलग अलग करके भी ले सकते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। उसके बाद देखो और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, आज हम लोग ना मेनली टेंशन वाले क्वेश्चन ही करेंगे। मेनली ना इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक टेंशन वाले होंगे और एक नॉर्मल वाले होंगे, नॉर्मल फोर्स वाले। आज हमारा पूरा फोकस टेंशन फोर्स वाले क्वेश्चन पे होगा, ठीक है, जिसपे थ्रेड होगा। एक मिनट। टेंशन टी, टेंशन टी, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। बुक्स में जब तुम ऐसा देखते हो ये टी टी, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, दिस इज, दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट टेंशन फोर्स ऑन ब्लॉक। जब मैं ऐसे दिखाता हूँ ना टी को, ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग वाला नहीं होता है, किस पे होता है, ये ब्लॉक वाला होता है, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर जैसे देखो एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे सामने, ये एक बॉडी है, ये 37 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया बॉडी का मास जो है ना m है, गिवन है, तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, इस सिचुएशन में। ये मैं थोड़ा फिगर को ना अच्छे से बना देता हूँ। हाँ ठीक है, ये मास m है, तो पूछा जाएगा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो एक बात तो पक्का है कि जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसा हो जाएगा,
तो यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये बोला गया टेंशन द स्ट्रिंग, और बोला गया यहाँ पे एक चीज और, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा टेंशन निकालो स्ट्रिंग में। देखो हमने क्या किया, इस बॉडी को फ्री कर दिया, ये मास को फ्री कर दिया, और यहाँ पे इस पे फोर्स लगाते हैं हम लोग, दिखाते हैं, ये mg हो गया। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। ये मेरा बन गया y एक्सिस, और ये मेरा बन गया x एक्सिस। एक टेंशन फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। एक टेंशन फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल भी कितना 37 डिग्री है। ठीक है, ये t और t। ठीक है, तो पहली बात तो देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, बॉडी स्टेशनरी है, तो मुझे पता नहीं है कि सेम होगा कि नहीं होगा। तो मान लो कि मैंने टेंशन को T1 और T2 ले लिया। अगर यहाँ पे टेंशन T1 T2 है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो व्हेनेवर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, याद रखना इन इक्विलिब्रियम net force is zero. This implies that नेट फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स जीरो हो जाएगा, और सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, जीरो। जब भी बोला जाए बॉडी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि टोटल फोर्स बॉडी पे जीरो लग रहा है। अगर टोटल फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब फोर्स एक एक्सिस पे जीरो है और फोर्स को दूसरी एक्सिस पे भी जीरो है। तुम एक्सिस कैसी भी चूज करो, यहाँ पे हमारे लिए एक्सिस कन्वीनियंट होता है ऐसे लेना। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसी एक्सिस होती, ठीक है, तो वहां पर भी वो जीरो ही आता। इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स जीरो है, एंड फोर्स अलोंग एनी एक्सिस कितना होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे हमको निकालना टेंशन है, हमें दिया क्या, दिया कि हमको दिया गया मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज कि क्या T1 और T2 में क्या रिलेशन है। देखो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन लेता हूँ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ये 37 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सबको पता है, ये वाला हो जाएगा T1 cos, ये ऊपर वाला, और ये हो जाएगा T1 sin 37। ये वाला T2 cos 37, ये वाला कितना हो जाएगा, T2 sin 37 डिग्री। सिंस sigma fx equal to 0, this implies that T1 sin 37 minus T2 sin 37, क्यों माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट T1 इक्वल टू T2। ठीक है, अब अगर हम, ये हमारा हो गया इधर में, तो हमने देखा T1 T2 के इक्वल है। याद रखना अगर यहाँ पे ये एंगल अगर अलग अलग होते तो T1 T2 के बराबर नहीं होगा। फिर आगे मैं लिखता हूँ सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिंस दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब अब वाई वाला फोर्स 0 हो जाएगा, तो T1 cos 37, दैट इज T cos 37 डिग्री।
ये प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर होगा, प्लस टी कॉस 37 डिग्री, ये भी ऊपर होगा। दोनों में मैंने T1 T2 को मैंने टी ले लिया क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ T1 इक्वल टू T2 है। अब mg तो नीचे लग रहा है ना, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2t cos 37 हो जाता है 4/5 इक्वल्स टू mg। mg तो m तो मास m दिया गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ आगे 5 mg बाय 8। सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? टेंशन की बस हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी है, टेंशन फोर्स स्प्रिंग में हमेशा आउटवर्ड लगता है, तो बॉडी पे न्यूटन थर्ड लॉ यूज करके अप्लाई करते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब फिर से टेंशन निकालने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे मास m है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इसमें बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 एंड 2 क्या होगा। फाइन, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल मुझे बोला गया है 37 डिग्री। अब फाइन T1 and T2 if mass m is in equilibrium। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे देखा जाए ना, फिर से हमको क्या करना है, बॉडी को फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेंशन पहचानते हैं। टेंशन हमेशा कैसा होता है, स्ट्रिंग में आउटवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ टेंशन T2 ले लो, यहाँ टेंशन T1 ले लो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टेंशन कितना होगा, T1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, बॉडी को फ्री कर दिया, बॉडी को यहाँ पे ले आया, फ्री कर दिया हमने, यहाँ पे लगा है T2, ठीक है, और यहाँ पे लगा रहे T1, ठीक है। ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। ये मास m होगा, ये हमने दिखा दिया। अब याद रखना है कि अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो उनमें टेंशन अलग अलग लेते हैं, ठीक है। वो सेम हो सकता है दो अलग अलग स्ट्रिंग में, स्पेशल केस में जैसे हमने अभी देखा दोनों तरफ एंगल सेम थे तो T1 इक्वल टू T2 आ रहा था। अदरवाइज कभी भी दो अलग अलग स्ट्रिंग होगी तो हम टेंशन अलग अलग लेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने टेंशन अलग अलग लिया था, T1 T2 अलग अलग लिया था और दिखाया था कि T1 और T2 इक्वल है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये हो गई, दूसरी स्ट्रिंग ये होगी, इसमें हमने टेंशन लिया T2 तो इसमें हमने टेंशन ले लिया T1। अब आगे देखो, अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में सिंस
therefore सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ अभी। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 37 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 sin 37, ठीक है। इधर गया और ये इधर गया, इसको माइनस ले लो क्योंकि लेफ्ट में, प्लस T2 इधर लिया क्योंकि प्लस में ही है, तो मैं लिख सकता हूँ T1 sin 37 हो जाएगा 3/5 प्लस T2 इक्वल टू T2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे दो अननोन है, T1 और T2 दोनों अननोन है, ठीक है। अगर दोनों अननोन है तो हम लोग यहाँ पे हमको दूसरा इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा देखो, सिग्मा एफ बाई इक्वल टू 0, ठीक है। सिग्मा एफ बाई कितना 0 हो जाएगा। अब देखो तो इसके लिए यहाँ पे T1 के ऊपर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T1 cos 37 डिग्री, ठीक है। T2 का कंपोनेंट ऊपर कितना हो जाएगा 0, ये एंगल 90 है देखो, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो T2 cos 90 कितना हो जाएगा, हाँ हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। क्योंकि याद रखना हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सिंपल मैथ्स का रूल है कि हमारे पास जितने भी अननोन होते हैं हमारे पास उतने इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ पर अननोन कितने आ रहे, T1 और T2 दोनों अननोन है, खाली नोन क्या M नोन है, M इज नोन जो क्वेश्चन में गिवन है 5 kg 10 kg दिया रहेगा, इज नोन। T1 T2 दोनों अननोन है, तो हमको उतने इक्वेशन फ्रेम करने हैं ताकि हम लोग अननोन वेरिएबल को निकाल सकें। क्लियर। यहाँ तो तुमने देखा कि सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एक्स बाई, फिर आगे जाकर कितनी बार हम देखते हैं ना कि हमारे इक्वेशन पूरे नहीं हो पाते ना जितने चाहिए होते हैं अननोन के हिसाब से, फिर हमको कांस्टेंट इक्वेशन सीखना होता है। लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज ये है दैट फ्रेम एज मेनी इक्वेशन एज द नंबर ऑफ अननोन, तभी हम अपने अननोन्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। cos 37 हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू mg, T1 हो जाएगा 5/0, ठीक है ना। और T2 कितना हो जाएगा, T2 तो 3/5 T1 है, ठीक है। 5 mg का 7 नहीं होगा, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया ये, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 तो सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ आई 0, हमको उसको फोर्सेज को रिजॉल्व करने आना चाहिए, वेक्टर का बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और टेंशन फोर्स हमेशा स्प्रिंग में आउटवर्ड लगता है,
किसी बॉडी में टेंशन फोर्स को हम लोग कैसे लगाते हैं, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये एकदम फंडामेंटल चीजें हैं जो सबकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बताओ बच्चे कितनी बार 11th पास कर जाते हैं, उनको टेंशन फोर्स ही लगाने नहीं आता है। तो अगर टेंशन फोर्स लगाने नहीं आता तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद देखो आगे, अभी क्लास एंड होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद और क्वेश्चन तो हम लोग आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली एटवुड मशीन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है M1, एक ब्लॉक है M2। ठीक है, बोला गया है M2 इज ग्रेटर देन M1। ठीक है, और हमसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड, और यहाँ पे हमको और डेटा दिया जाएगा, स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, और पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये जो है ना, कोई भी क्वेश्चन तुम अभी करोगे ना, वो सब में ऐसा लिखा रहता है हमारे लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, कि स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये डेटा दिया जाएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M1। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास है ना, तो हमको कुछ कुछ बेसिक चीजें पहले समझनी है। ठीक है, हम डायरेक्टली इस पे जंप नहीं करेंगे। पहली चीज कि पूरे स्ट्रिंग में क्या चीज सेम होगा, तो आंसर है टेंशन। टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से जो चल रही है ना, यहाँ पे लपेट करके ये आगे आती है ऐसे, और ये पूरा यहाँ तक आता है, पूरी एक ही स्ट्रिंग है। पूरी एक ही स्ट्रिंग में टेंशन कैसा होता है, सेम होता है। कब? जब स्ट्रिंग मासलेस होता है, इनएक्सटेंसिबल, जब स्ट्रिंग मासलेस होता है। और पुल्ली कैसी होती है, फ्रिक्शनलेस। इनएक्सटेंसिबल अलग रीजन है देने का। ठीक है, अगर स्ट्रिंग मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो पुल्ली, तो टेंशन कैसा रहता है, पूरे में सेम रहता है। ठीक है, जब हमारा एक नया चैप्टर आएगा रोटेशन, तो वहां पे टेंशन सेम नहीं होगा, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तुमको वरी नहीं करना, अभी तुम्हारे पास जो भी चैप्टर होंगे, ठीक है, सब में तुम्हारे को जो स्ट्रिंग है ना वो मासलेस दी जाएगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन होंगे, वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन में हमारे स्ट्रिंग मासलेस होंगे। सेकेंड, स्ट्रिंग कैसा इनएक्सटेंसिबल है। अगर स्ट्रिंग खींच करके लंबी नहीं हो सकती है, तो तुम सोचो, ये अगर M2 भारी है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ पे देखते आ रहे, भारी चीज नीचे जाती है, हल्की चीज ऊपर जाती है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, तो मान लो अगर ये नीचे जाता है 1 सेंटीमीटर से, तो ये ऊपर जाएगा 1 सेंटीमीटर से। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, उतना इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर भी होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है अगर x1 इक्वल टू x2, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी भी सेम आएगा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड सेम होगी, और स्पीड सेम होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी सेम होगी।
अगर इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर में 2 है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे में कितना होगा 2। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग होगी लेकिन वैल्यू कैसी होगी सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस स्ट्रिंग इज inextensible therefore displacement of each block is same, the displacement distance of each block is same. This implies their acceleration, the value of acceleration is. ये सवाल जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये आगे आने वाले सवाल में भी एप्लीकेबल होंगे, इसलिए सबको पता होना चाहिए इससे। ठीक है, अच्छा ये हमने लिख दिया। और तीसरी बात यहाँ पे क्या है, सिंस m2 is greater than m1 therefore m2 will move down and m1 will move up। ठीक है, ये हमको तीनों पॉइंट हमने लिख दिए। और जो मैंने लिखा है ना इस क्वेश्चन के लिए, ये सब चीजों को देख करके इसमें पता है कुछ ना इसमें इन वर्ड्स में ना कुछ छिपा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन। वो ऐसे वर्ड तुम हर क्वेश्चन में देखोगे लिखा होगा, वो ऐसे नहीं लिखते, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छिपी होती हैं जो जिससे कि हम कुछ चीजों को कंक्लूड करते हैं। जैसे मासलेस और फ्रिक्शनलेस से टेंशन सेम होगा, इनएक्सटेंसिबल है मतलब स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये और M2 M1 से बड़ा है तो मतलब ये दोनों M2 जो नीचे जाएगा और M1 कैसे जाएगा ऊपर जाएगा। इतना फटाफट नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो। अभी हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसमें। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।